प्लीज, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे अपन, और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे क्या? उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पढ़ लिया था अपन ने, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे अपन। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर के मैदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भौतिक या स्थलाकृतिक विभाजन, और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। जब इसे भौतिक या स्थलाकृतिक विभाजन देखा तो वो 5 प्रकार का था: भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। और प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है ना? और हम फिर देखते हैं इसका क्या भौतिक विभाजन है। ये मैंने आपको बताया था, राजस्थान तो क्या, पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये गंगा का मैदान 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं: ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। और ये हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। ये बीच वाला प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ऊपर चला गया ये पूरा का पूरा काय में, हिमालय में। इसके बाद हमने ये देखा था इसमें इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण आप जानते हैं किस तरीके से मैदान बना। ये जो प्लेटें हैं टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद उस पर बर्फ जमा हुई, उससे जो नदियां निकली उनने तेतीस सागर का जो खाली भाग था उसे भरना चालू किया। ठीक है ना? तो इधर प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो थी वो भी यहाँ गिरने लगी, और शिवालिक से निकलने वाली नदियां भी यहाँ गिरने लगी, और नदियों के साथ क्या आने लगा, अवसाद। और ये भरा होने लगा, इस कारण से ये भर गया। क्योंकि ये उत्तर में था इसलिए ये क्या कहलाया, ये उत्तर का मैदान। तो फिर उत्तर भारत का भौतिक विभाजन देखा। नंबर 1, भाबर। मैंने भाबर को आपको बताया, जब नदियां ऊपर पर्वत से निकलती हैं तो अपने साथ तेज भाव रहता है उनका, अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं। और जब एक साथ जब वो नीचे गिरती हैं तो अत्यधिक ढाल न होने के कारण वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर और रेत वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो इकट्ठा हो जाते हैं इसी को क्या कहते हैं, भाबर। और मैंने बताया था इसमें जो छोटी छोटी नदियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे और रेत के नीचे नदियां तो दिखेगी नहीं, छोटी नदियां। तो इसके आगे वो कहाँ दिखती है फिर, तराई में। कहाँ दिखती है, तराई में। एक एक करके बताते हैं, देखिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार और पढ़ लीजिए। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई। अवसाद जानते हो आप क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, पत्थर, कंकड़, दुनिया भर की चीजें। ठीक है ना? इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान को एक और नाम से जाना जाता है, किससे, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान। यह मैदान पश्चिम में, पश्चिम मतलब समझ गए ना, ऊपर जम्मू कश्मीर, और पूर्व का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। होगा कि नहीं होगा? तो यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना इसको। पूर्व से लेकर अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूर्व में, और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, पश्चिम में। तो कहां से कहां तक है, ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी, या सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। उच्चावच जानते हैं आप, ऊंची भूमि। ठीक है ना? मतलब ये उठा हुआ है, इतना नहीं है कि आप उसमें अंतर कर पाओ कि आप ऐसे कह सकते हो ये पर्वत है। इस तरीके से आप कह सकते हैं ऐसा है। समझ में आया ना? तो ये हो गया समतल और ये हो गया उच्चावच, तो इनमें कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, और पश्चिम मतलब जम्मू कश्मीर तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई। मैंने आपको सब पढ़ा दिया ना। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। कितनी है, 50 से 150 मीटर। ठीक है? इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलपूर्ति कृषि कार्य के लिए विकास में बहुत सहायक है। आप जानते हैं मैदान है तो कृषि के लिए तो सबसे उपयुक्त ही होगा। इसी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया जाता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ये पढ़ रहे हैं ना हम। उत्तरी भारत का विशाल मैदान मृदा क्षेत्र के आधार पर, या इसी को मैंने बोला काय के आधार पर, स्थलाकृतिक के आधार पर और भौतिक विभाजन, नाम दिया है कि नहीं दिया, भौतिक विभाजन, स्थलाकृतिक विभाजन या मृदा क्षेत्र के आधार पर।
ये हो गया प्रादेशिक के आधार पर। तो ये देखिए क्या है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। इधर पंजाब, गंगा, राजस्थान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उधर से देखना चालू करते हैं अब। देखिए पहले तो इसको देख लो आप, ये पर्वत आप देख रहे हैं, इनसे जो नदियां निकलेंगी वो इस तरीके से जाएंगी। तब ये पर्वत से होकर जाएंगी इधर, तो इनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर आते हैं। भाप के कारण ये पर्वतों को काटते हैं, उनका अपरदन करते हैं। अब देखिए नदियां एकदम ऐसी हुई ना, तो अब ढाल जाना नहीं है, तो नदियां पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को ले जाने में सक्षम नहीं होंगी। इस कारण जी बड़े बड़े पत्थर यहाँ इकट्ठे हो गए, इन्हीं का नाम पड़ा गया क्या, भाबर। अब कुछ नदियां इनकी नीचे से बहती हैं, कुछ नदियां इसके नीचे से बह रही हैं। सही, जो तेज भाप वाली नदियां हैं वो ऊपर से जा रही हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी नदियां लुप्त हो गई कि नहीं, पत्थरों के नीचे। कहाँ दिखेंगी जाके आपको ये, तराई में। कहाँ दिखेंगी, तराई में दिखेंगी इस तरीके से। अब वहां फैल जाएंगी, बड़े बड़े पत्थर यहाँ रह गए, छोटे छोटे कंकड़ आगे आए, ठीक है ना। और उसमें भी ये कैसे फैलेंगी, इकट्ठी नहीं जाएगी नदी, शाखाओं में बढ़ जाएगी। क्योंकि पूरी की शाखाओं में बढ़ जाएगी तो ये पूरा भाग कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। और इस दलदली क्षेत्र को ही कहते हैं क्या, तराई। क्या कहते हैं, तराई। हमेशा कहाँ मिलेगा, नहीं आए ऐसा तो नहीं, तराई को दलदल कह दिया तुमने, मिलेगा कहाँ, पर्वतों के नीचे, पैरों में, गिरिपद में। गिरिपद के, गिरिपद मतलब, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर। पर्वतों के पैरों में, पर्वतों के नीचे मिलेगा आपको थोड़ी दूर जाकर के। क्योंकि शुरुआत में तो क्या मिलेगी आपको, भाबर। तो आपने यहाँ तराई खेत का नाम सुना होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के तराई क्षेत्र में हुआ था कि नहीं। तो तराई क्षेत्र ऐसा दलदली भूमि होगी वहां पर। फिर आगे जाके आप देखिए, ये नदी जो रहती है वो मैदान में चली जाती है, बाढ़ लाती है। क्यों, हाँ, बाढ़ के कारण लाती है तो मिट्टी दोनों किनारों पे जमा होती रहती है। जब दोनों किनारों पे जमा हो जाती है तो वहां फिर नदी पहुंच नहीं पाती है। तो जो मिट्टी जिसपे के बाद नदी वहां पर पहुंच नहीं पाती है, नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। क्या कहते हैं, और जो उसके पास वाली मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, खादर। समझ में आया ना, मतलब जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, पुरानी और नई। अब मुझे बताओ, ये पुरानी होगी क्या, ये पुरानी होगी, बांगर पुरानी है कि खादर पुरानी है, बांगर पुरानी है। क्यों, ये पहले इकट्ठी हो गई, तो पुरानी को कहेंगे क्या, बांगर, और नई को क्या कहेंगे, खादर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गई, मिट्टी क्लियर हो गई। भाबर का मिलेगा, तराई का मिलेगा, बांगर का मिलेगा और खादर का मिलेगा। खादर से इतना सा याद रखें, अगर याद ना हो, कंफ्यूजन हो, बांगर से बंजर और खादर से खाद। कही, बंजर भूमि में फसल अच्छी होती होगी, नहीं हुए, तो जानकारी कृषि की अच्छी है आपको। बंजर में आप जानते कृषि अच्छी नहीं, इसलिए इस भूमि को बंजर भूमि कहते हैं हम। तो ये जो बांगर लिखा है इसमें कृषि अच्छी नहीं होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। खादर जो है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, हाँ या ना। और मिट्टी आप जानते कहाँ अच्छी, जहाँ खाद अच्छा होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, खादर से खाद, बांगर से बंजर। समझ में आया ना, क्योंकि इनके ऊपर कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर कृषि अच्छी होगी। तो सबसे अच्छी कृषि, इन सब में सबसे अच्छी कृषि कहाँ होती है, खादर में। अब इनके स्थलाकृति के आधार पर कहीं कहीं इनके नाम भी बदल जाते हैं, जो आप पहली बार सुनेंगे कुछ चीजें। तो आप पहली बार उत्तर का मैदान पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो भी पहली बार इसमें कुछ शब्द नए सुनेंगे कि इनकी स्थलाकृति के आधार पर और मिट्टी के इकट्ठा होने के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम भी दिया जाता है। देखना एक एक करके देखते हैं। नंबर एक पे कौन है, भावर। उत्तर मैदान, उत्तर भारत में शिवालिक। शिवालिक तो समझ गए, किसे, शिवालिक क्या है, हाँ तुम बताओ।
पर्वत क्या है? हिमालय जो सबसे नया है, हिमालय सबसे नया है। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ, गिरिपथ मतलब शिवालिक के पैर, शिवालिक के पांव, ठीक है ना। प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। कहां से कहां तक के? सिंधु से तीस्ता नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। मुझे लगता है ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। चौड़ाई समझ गए? जैसे कि मान के चलिए ये पर्वत है, यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। और ये सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक है। इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर से के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। तो अभी मैंने बताया बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके नीचे छोटी छोटी नदियां हैं, वो नीचे से बहने लगती हैं। जैसे आपने सुना हो ना, लूनी नदी राजस्थान की। अब वो क्या दिखती नहीं, दिखती तो है, पर जब वो कच्छ के मैदान में जाती है तो वहां बजरी बहुत ज्यादा है, और उसका भाव जो रहता है वो नदी ऐसी फैल जाती है। मैदान है, फैल गई तो भाव हो गया स्लो। अब उसकी इतनी ताकत नहीं कि इतनी सारी बजरी को इकट्ठा ले जाए, तो वो कहाँ चली जाती है? बजरी के नीचे चली जाती है। तो उसे कहते हैं क्या? लुप्त हो जाती है कच्छ के मैदान में। कौन सी नदी? लूनी नदी। ऐसी जे भी लुप्त हो गई। इनकी क्या क्षमता नहीं है कि बड़े बड़े पत्थर को आगे ढकेल दें तो उनके नीचे से बह जाओ। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। काय के लिए? आप मुझे बताओ, पत्थरों में तो कृषि हो नहीं सकती ना। यहाँ जो वनस्पति होती है वो कैसी होती है? हाँ हाँ, बताएं बताएं। ऐसी वनस्पति होगी जिसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, क्योंकि अगर जड़ गहरे में नहीं जाएंगी तो उनकी पकड़ कैसे बनेगी? और जड़ अगर गहरे में जा रही है, इसका एक और मतलब है, पेड़ ऊपर लंबे में जा रहा है। तो यहाँ की जो वनस्पति है लंबी, और जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए, तराई। भाबर तो पढ़ा दिया था, तराई देखिए। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। अब मुझे बताओ, हमने भाबर पढ़ा था, ये पर्वत पड़े, यहाँ से ये नदियां निकली, और यहाँ पे ये अब जो था क्या कहते हैं, पत्थर और वगैरह इकट्ठे हुए, तो इनको कह दिया हमने क्या? भाबर। अब भाबर का ये हो जाएगा नॉर्थ, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साउथ, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? दक्षिण। तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना होता है। देखो बड़े बड़े पत्थर वहां रह गए, तो अब तो छोटे छोटे कंकड़ ही आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रेत वगैरह जाएगी ना। तो बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी, अब ये इकट्ठी हो जाएगी। तो अब चिकनी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, पत्थरों के साथ अच्छा जोड़ बना लेगी। पानी उसमें से क्या काट नहीं पाता, तो पानी क्या करेगा? मैं साइड से जा रहा हूं, तू बैठी रहे। पानी इधर से चला गया, पानी इधर से चला गया। ये मिट्टी है, इसे गीला करेगा कि सुखा देगा? गीला बना रहेगा। अब गीली मिट्टी बनी है 24 घंटे, तो दलदली का रूप धारण कर लिया कि नहीं? इसलिए तराई को हम क्या कहते हैं? दलदल कहते हैं अपने इधर। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। दलदल में तुम जानते ही होगे अच्छी खेती होती है। अरे धान अच्छी तो होती है, धान अच्छी नहीं होती? वो मना कर रहा हो यार, मैंने कहीं मना ही करने इनकी बात को। अच्छी होती नहीं होती? गन्ना? अब दिमाग लगा रहा है, क्या कहूं, अच्छा कि बुरा? क्यों? ये यार फिर खाएंगे का जी? तो कहते हैं इसके धान, गन्ना, ये फसल अच्छी हो जाती है कहां पर? तराई में। इसकी चौड़ाई 10 से 20, बाकी 8 से 10 पड़ के आए जाके। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, अपने मध्य प्रदेश तक चले आएंगे अभी। हम ऊपर हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं हम। वहां से चले तो 8 से 10 आ गया क्या? बाबर। फिर आए तो 10 से 20 में कौन हो गया? तराई। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे पत्थर है ना, तो उनमें आ जाती हैं। देखो हमारी ताकत। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की ओर अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। कहां पर? पूर्व में। देखो आप जानते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें वर्षा कम होती है, और असम
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय का तो नाम आप जान ही रहे होंगे, चेरापूंजी और मासिर नाम। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कि नहीं? तो अगर वर्षा ज्यादा हो रही है तो दलदल भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्या लिखा है? वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा कहां पर? पूर्व में अधिक पाया। पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इनमें। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, समझदार हो गए। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण, काई कमी कारण, ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है। सबसे ज्यादा ढाल तो भाबर में होगी ना, मतलब पर्वतों के ऊपर ढाल सबसे ज्यादा। फिर धूड़ी कम होती है तो वहां बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हुए तो भाबर बना दिया। फिर और ढाल कम हो गई तो उसे तराई बना दिया। तो इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ रहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम बनी रहे। अगर ढाल ज्यादा होता तो पानी एकदम बह जाता। पानी ऐसे भी चलेगा, पानी तुरंत बह जाएगा और सूख जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? और इस वाले ढाल को अगर ऐसा कर दे तो पानी भरा रहेगा, भरा रहेगा तो इसमें नमी बनी रहेगी, तो दलदल बना रहेगा। हाँ, और पानी ऐसा कर दिया जाए, पानी ऐसा फैल जाएगा। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा क्या? अपना समतल मैदान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमेशा नदी की यही डायरेक्शन होती है। नदी पहले ऐसी, तीव्र ढाल, पर्वतों से निकलने वाली नदी की ढाल पहली ऐसी, तो इसे बन गया भाबर। फिर हो गया ऐसा, नदी ऐसी हो जाएगी तो इसे कहेंगे तराई, और फिर फैल जाएगी ऐसी तो इसे मैदान। और हाँ, और ऐसे में जाके उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाए तो आगे जाके बूढ़ी नदी हो जाती है, तो डेल्टा बना देती है। क्या बना देती है? फिर उसमें इतनी बस की नहीं रहती कि वो अपनी मिट्टी को तक आगे ले जाए, इस कारण से वो डेल्टा के रूप में बिखर जाती है और काय में जाके मिल जाती है? समुद्र में जाके मिल जाती है। इस क्षेत्र की ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम बनी रहती है। कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल, गेहूं की अति उपयुक्त होती है। सबसे ज्यादा रहती है गन्ना और चावल के लिए। अब आता है बांगर। क्या आता है? यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। उत्तरी मैदान की, अब उत्तरी मैदान मतलब हम उत्तर के विशाल मैदान पढ़ रहे हैं, इस कारण से वो शब्द आया क्या? उत्तरी। और ये कैसी भूमि है? उच्च भूमि। उच्च मतलब उठी हुई भूमि, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो मैंने बताया ना, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी एक तो हो जाती है पुरानी, एक हो जाएगी क्या? कल ग्रह पुराई, और एक हो जाती है नई। पुरानी को क्या कहते हैं हम? बांगर। और जो हो जाएगी कौन सी? समझ में आया कि नहीं आया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें अब ये काय से आता है? बाढ़ से बनती है। काय से? देखो, बाढ़ आएगी तो मिट्टी लाएगी, और मिट्टी फिर क्या हो जाए, जब बाढ़ स्लो होती है तो मिट्टी छोड़ जाएगी और पीछे लौट जाएगी, तो मिट्टी इकट्ठी हो गई। फिर दोबारा बाढ़ आई नेक्स्ट ईयर, फिर वो जमा कर दी, फिर चले जाए। अब वहां इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई कि अब नदी खुद ही नहीं जा पा रही, तो धीरे धीरे वो नदी के वो जो मिट्टी थी वो पुरानी होती जाएगी। अब बरसात होगी, बरसात होगी तो जो मिट्टी ऊपर रहती वो बह जाएगी कि नहीं बहेगी? कि भाई जमा हो जाएगी? जम जाएगी कि बह जाएगी? बह जाएगी। तो कब बची वहां में? कंकड़। क्या बचे? अब क्या इसमें फसल अच्छी होगी? नहीं। फसल अच्छी नहीं तो तुमने बाप का कर लो, तुमने बाप मकान बना दिए। क्या बना दिए? तो बांगर पे अधिकतर मकान बने रहते हैं, क्योंकि वो कृषि के लिए तो उपयुक्त होती नहीं है। समझ में आया? मिट्टी बह के नीचे आएगी कि नहीं आएगी? देखो, ऐसी मिट्टी इकट्ठी हो गई, अब बरसात आई तो मिट्टी नीचे आएगी। हाँ कि ना? ये हो गई खादर। समझ में आया? ऐसा ही होता है ना। ना आए समझ में तो एक काम करना, बरसात तो चली रही है, पानी बह ही रहा है, सारे दृश्य दिख जाएंगे आपको। ठीक है ना? नाम दे दियो, फोटो खींच के ले आइयो। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। तो क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय फूलन देखे जाते हैं, जिन्हें रह अथवा कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी रहने दीजिए, इनको अलग से पढ़ लेंगे अपन, तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा। रह और कल्लर समझ में आ जाएंगे। मैंने बताया ना, स्थलाकृति के आधार पर रह और कल्लर कहते हैं। बांगर तो बन गई पुरानी, लेकिन पुरानी में भी क्या होगा, कहीं ऊंची कहीं नीचे हो रही होगी कि नहीं? तो जो ऊपर नीचे हो रही हो नहीं कह रहे हैं क्या? रह और कल्लर। दूसरा देखना इधर, ये है बांगर और ये है खादर। ओ हाँ, अब ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि इतने बांगर पे पैर रखे हैं अपन और अगला पैर जस्ट रखा नहीं है कि खादर में धरे हो गए। आप जानते हैं बांगर की मिट्टी बह रही होगी तो खादर में जा रही होगी, बीच में आप जानते हैं बांगर और खादर भी मिल रहे होंगे।
मिल रहे होंगे ना, तो इसे अलग कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे अपन। इतना समझ में आया? आगे देखो, बांगड़ क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुंच पाता। अभी बताया ना, नदियों ने ही बनाया, बाढ़ के पानी ने बनाया, लेकिन धीरे धीरे करके वो ऊंचा उठ गया, अब नदी नहीं जा पा रही है। पुराना हो गया कि नहीं हो गया? यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। देखो बढ़ता चला गया, पानी गहराई में पहुंच गया कि नहीं? हाँ कि ना? तो हम जब मकान बनाते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर पानी बहुत नीचे मिलता है कि नहीं मिलता है? अब वही क्वेश्चन बन सकता है, भूमिगत जल किस मिट्टी में सबसे ज्यादा गहराई में मिलता है? बांगर में मिलता है। काय में? आप तो ऐसे लगाओ ना, बंजर भूमि काय है, वो पानी नहीं है इसलिए। बंजर क्यों हो जाती है? पानी नहीं है इसलिए। पानी कहाँ है? होगा तो सही, लेकिन कहाँ है? बहुत गहराई में, इसलिए निकल ही नहीं पा रहा है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहां अब कंकरीली भूमि मिलती है। बता दिया मैंने अभी क्यों बह गई होगी, बरसात के कारण से। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, जब वह इकट्ठी हुई तो वह नाम दे दो बांगर, जब वहां से पूरी मिट्टी बह गई तो नाम दे दो का। बांगर में ही क्या मिलता है? भूड़। अगर आपसे भूड़ पूछे तो क्या कहेंगे? बांगर का वह क्षेत्र जहां से उसकी मुलायम मिट्टी बह गई हो और कंकरीली मिट्टी बची हो, उसे कहते हैं क्या? भूड़। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ कि ना? तो ये सबकी परिभाषा तुम्हें अलग से लिखना है। अब आता है क्या? खादर। यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें कांप भी पाई जाती है। कांप नया शब्द आ गया। हाँ कि ना? इसे भी लास्ट में देख, जो शब्द आ रहे हैं ना अलग से, क्यों सही कैसे, उन्हें हम अलग से देखें, सारे लास्ट में डाल दिए तो सबको देखेंगे आप क्या होगा। उसमें कांप भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। काय का? काय का? खादर का। खादर उपजाऊ है क्या उपजाऊ? खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। आगे चल के धीरे धीरे करके ये भी काय में रूपांतरित हो जाएगी, बांगर में। होगी कि नहीं होगी? यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत, देखो आपसे ये कहते हैं कि माल जो मध्य प्रदेश है ये भी गंगा का मैदान है। क्या है यहाँ पे? गंगा है। क्या हुआ होगा? शुरुआत में नदी, ये क्षेत्र खाली था, दबा हुआ था, तो गंगा का पानी फैल रहा था। गंगा क्या ला रही होगी? हिमालय से क्या लेकर आ रही होगी? अब साथ लेकर आ रही होगी कि नहीं? उसने यहाँ छोड़ दिए। अब नदी में बस की नहीं के बजाय पार कर जाए तो नदी और सक्रिय हो गई, और सक्रिय हो गई, और सक्रिय होती जा रही नदी। हाँ या ना? अब सक्रिय होती जा रही तो उसका, अब देखो नदी ऐसे में फैल रही थी तो उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। अब नदी सक्रिय होती जा रही है तो यहाँ उसकी ताकत ज्यादा हो गई ना, इसलिए धरती में गड्ढा करती जा रही है। भाई इतना नहीं फैल रही तो इतना फैलेगी, इसलिए नदी की खाई बनती जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। खादर मतलब खाद। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, मतलब ऊपर ही मिल जाता है पानी, इसलिए तो उपजाऊ है। खादर भूमि को की मृदा में चीका की अधिकता होती है। चीका जानते हैं? चिकनी मिट्टी कह सकते हैं आप। कैसे? चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, चीका अलग से पढ़ेंगे हम इसको। की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। आप जानते हैं कि मिट्टी बारीक मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है और कंकड़ वाली मिट्टी होती है। दोनों में पानी डाल दो तो कंकड़ वाली मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, और जो मिट्टी बारीक है वो देर से सूखेगी कि नहीं? तो जो बारीक मिट्टी है ना, वो कौन सी है? चीका। समझ में आया कि नहीं आया? यह क्षेत्र मिट्टी, यह क्षेत्र या मिट्टी चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सब प्रकार की कृषि हो सकती है इसमें, क्योंकि मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। फिर आता है क्या? डेल्टाई। यह खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है, जो आगे जाके नदी पहुंच गई और समुद्र में मिलने वाली है, तो अपनी सारी की सारी जितनी चीजें अपने साथ लाई थी किनारे पर छोड़ेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो छोड़कर साइड से निकल जाएगी। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी मतलब पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना
पर नया पंख तथा दलदल सम्मिलित होता है, मतलब सब कुछ लाया वो छोड़ के चली जाएगी अब। और यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। क्या कहते हैं? देखना इधर, ये नदी आई और ये नदी ऐसे शाखाओं में बह गई। ये शाखा कैसे हो गई कि इसके बीच में क्या इकट्ठा हो गया यहाँ पर? ये क्या हो गया? अब साथ इकट्ठा हो, और चूंकि वो इतना ऊंचा हुआ है कि नदी इसको पार नहीं कर पा रही, तो इसी को नाम दे दिया क्या? चार। समझ में आया? आना बोल। और बहुत बड़ा हो जाता है तो इसी का नाम बन जाता है फिर द्वीप। क्या बन जाता है? द्वीप। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ते हैं हम, माजुली द्वीप पढ़ते हैं, वो कैसे इकट्ठा हुआ होगा? ऐसे इकट्ठा हुआ होगा। ये देखो, ये नदी आ रही है, नदी दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये आ गई, ये बह गई। डेल्टा बन गया कि नहीं? ये जो बीच में भूमि दिख रहा है उठ गई कि नहीं? इसी का नाम है क्या? चार। और ये मान के चलो पूरा का पूरा ऐसा इकट्ठा हो जाओ, नदी ये तय तो जो द्वीप का धारण कर लेगा, द्वीप बन गया। समझ में आया ना? तो द्वीप की शुरुआत में वो क्या कहलाता है? चार। क्या कहलाता है? या मानो चार चार मिल जाते हैं तो द्वीप बन जाता है। चार चार ही मिला दो तो कम बन जाएगा, द्वीप बन जाएगा। अब आता है खोल। क्या आता है? अब देखना शब्द हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अब जो आप शायद पहली बार देखें। एक खोल पढ़ा आप, तो बस चोस पढ़ेंगे आप, ऊन पढ़ेंगे अभी बताए थे कि नहीं, फाण पढ़ेंगे आप, रे या कल्लर पढ़ेंगे आप, पेट भूमि या बल्ब या धाया पढ़ेंगे आप, प्रदाशिक विभाजन पढ़ेंगे आप। तो ये आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें। यहां तक तो सबने पढ़ा है। देखो अधिकतर किताबों में यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कि शुरुआत की क्या कहलाती है? भाबर। फिर क्या हो जाता है? क्या? तराई। फिर हो जाता है, फिर बांगर, फिर फादर, फिर पांच। समझ में आ गए? कोई दिक्कत? अब इन पांचों में अलग अलग जगह पे स्थलाकृतियों के हिसाब से अलग अलग और चीजें मिलती हैं। उनके नाम हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे उनके नाम। समझ में आए थे? हाँ कि ना? बढ़िया नोट्स बना के लिख लेना और डिजाइन बना लेना, बन जाए तो। नहीं तो फोटो खींच के निकलवा के चिपका दियो।